नमस्ते, मैं हूं शिवम। आप सभी का स्वागत है। 83 ये कोई फोन नंबर नहीं है, कोई साल नहीं है। ये उन लोगों की गिनती है जो 20 जुलाई 2026 को दिल्ली की एक सड़क पर जख्मी हुए। कुछ नागरिक, कुछ स्टूडेंट्स, कुछ छोटे छोटे बच्चे। एक 25 साल का लड़का जिसके शरीर पर 30 से 40 चोटों के निशान हैं। एक 21 साल की लड़की जो उसी शाम आईसीयू में भर्ती हुई और अभी भी भर्ती है। वजह छर्रे, पैलेट गन के छर्रे। राजधानी दिल्ली में जहां ये हथियार पहले कभी आम नागरिकों पर इस्तेमाल नहीं होते थे, हुए गृह मंत्री अमित शाह के राज में। और जब यही मामला अगले दिन सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, एक वकील वीडियो सबूत लेकर खड़ा हुआ। जवाब मिला कि हमें दिलचस्पी नहीं है, हमारे पास देखने का वक्त नहीं है। आप सोच रहे होंगे ये एक अकेली घटना है। ये नहीं है। अगले 12 मिनट में हम आपको दिखाएंगे कि हथियार पहले कहां कहां चला, ये पैसा कहां से गायब हुआ, और सबसे जरूरी, इस निराशा के बीच अब भी कौन सा दरवाजा खुला हुआ है इन छात्रों के लिए। दरअसल इसमें एक चीज नहीं चल रही है। हम सब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होने का इंतजार कर रहे हैं। आप सब, सुप्रीम कोर्ट ने हाथ खड़े कर दिए, सरकार ने हाथ खड़े कर दिए। विपक्ष अलग है कि वो लड़ रहा है, लेकिन आप जानते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों नहीं हुआ? आपको मैं बताऊंगा। और आज मैं सिर्फ हवा में आपको बता नहीं रहा हूं, मेरे पास अस्पताल के रिकॉर्ड भी हैं, सरकारी बजट का डेटा भी है, जिसे एक साथ रखकर देखने पर एक बड़ी डरावनी तस्वीर बनती है। उस तस्वीर पर भी हम आएंगे, लेकिन पहले समझिए कि ये हथियार पैलेट गन से मैं इसलिए शुरू करना चाहता हूं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सुनने से मना कर। पैलेट गन दिल्ली की सड़क पर आया कैसे, और इससे पहले ये कहां कहां इस्तेमाल हो चुका है। साथ ही राहुल गांधी और अखिलेश यादव का हिरासत में लेने का मामला, अगले दिन सदन में हंगामा, ये सब जो चल रहा है, कुछ लोग कहते हैं इसके पीछे एक बड़ी साजिश है। इस तस्वीर से शुरू करते हैं। ये एनसीपी मुखिया शरद पवार की तस्वीर है। मोदी किसी से नहीं मिले, सिर्फ इनसे मिले। क्यों? क्योंकि उन्हें नंबर चाहिए। और मैंने आपको पिछले अपने वीडियो में ये बताया था, उन्हें सिर्फ नंबर की परवाह है, आपकी नहीं। 20 जुलाई को आप सुबह से देखते रहे, सुबह ही कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले हजारों छात्र संसद की ओर मार्च करने के लिए तैयार हुए। वो अलग बात है कि कॉकरोच जनता पार्टी की नुमाइंदगी करने वाले लोग उस मार्च में नहीं दिखे। इस मार्च के दौरान दिल्ली पुलिस के साथ रैपिड एक्शन फोर्स यानी आरएएफ भी तैनात थी, जो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ का हिस्सा है। अस्पताल के सूत्र कहते हैं कि कैनॉट प्लेस के पालिका बाजार के पास एक 25 साल के प्रदर्शनकारी को वर्दी में मौजूद आरएएफ जवान ने गोली मारी, पैलेट गन से। यही नहीं, उसी दिन एक महिला पर शॉक बैटन का इस्तेमाल होते हुए भी वीडियो में कैद हुआ, जिसमें हल्का इलेक्ट्रिक शॉक इस्तेमाल था। रिपोर्ट के मुताबिक ये दिल्ली में शॉक बैटन के इस्तेमाल का भी पहला मामला दर्ज है। शाम तक का अस्पताल का आंकड़ा बढ़कर 83 पे पहुंच गया, जिसमें नागरिक और पुलिसकर्मी दोनों शामिल थे। एक 21 साल की लड़की गंभीर हालत में आईसीयू में 22 तारीख के शाम तक भर्ती है। एक 15 साल के लड़के को भी चोटें आई, जिसे एक बाल चिकित्सालय अस्पताल में भर्ती कराया गया। और जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, दिल्ली पुलिस के डिप्टी कमिश्नर की तरफ से एक सफाई आई कि प्रदर्शनकारियों पर पैलेट के इस्तेमाल के दावे पूरी तरह से गलत और भ्रामक हैं, और जनता से बिना पुष्टि किए कंटेंट शेयर न करने की अपील की गई। सीआरपीएफ की तरफ से इस पर कोई सीधी प्रतिक्रिया नहीं आई। खून की नली के इतना करीब है कि उसे निकालने के लिए अतिरिक्त सर्जरी चाहिए हो सकती है। और एक तरफ अस्पताल का मेडिकल रिकॉर्ड है, दूसरी तरफ पुलिस का सार्वजनिक इनकार है। दोनों एक साथ सच नहीं हो सकते। और ये रिपोर्ट हिंदू ने पब्लिश भी की। प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन चलाई गई, जिस पर देश भर में भारी आक्रोश हुआ था। और सबसे पुराना और सबसे चर्चित मामला 2016 का कश्मीर का मामला, जहां पैलेट गन के इस्तेमाल से सैकड़ों लोगों की आंखों की रोशनी आंशिक या पूरी तरह से चली गई। लेकिन दिल्ली में 15-20 साल के छात्रों पर पैलेट गन का इस्तेमाल, ये चौंकाने वाली घटना है। तो पैटर्न ये बताता है कि हर बार एक अलग राज्य, एक अलग मुद्दा, लेकिन एक जैसा हथियार और एक जैसी स्क्रिप्ट, इस्तेमाल, इनकार और फिर खामोशी। तो क्या आपको लग रहा है कि ये सिर्फ पुलिस बर्बरता की एक और कहानी है? आप ये सोच रहे हैं? नहीं। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप सिर्फ आधी तस्वीर देख रहे हैं। असली सवाल ये नहीं है कि गोली किसने चलाई। असली सवाल ये है कि छात्र सड़क पर आए क्यों, और वो पैसा कहां गया जो कभी उनकी शिक्षा पर खर्च होता था। आप ये डेटा देखिए। 2013-14 में जब प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी, शिक्षा मंत्रालय का कुल केंद्रीय बजट 4.6%, पिछले 12 साल का सबसे ऊंचा आंकड़ा था। 25-26 में यह घटकर 2.5% रह गया। यानी आज शिक्षा मंत्रालय उस हिस्से का करीब आधा पाता है जो एक दशक पहले पाता था। स्कूली शिक्षा विभाग का हिस्सा तो 12 साल पहले के मुकाबले आधे से भी कम रह गया है। क्यों?
इसका जवाब कोई नहीं देगा। इस दौरान सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का हिस्सा लगातार बढ़ता गया। नितिन गडकरी के मंत्रालय का 13-14 में 2% से बढ़कर 25-26 में 5.8% तक पहुंच गया, यानी करीब 3 गुना। गडकरी कहेंगे कि हम खर्च करते हैं इसलिए, तो धर्मेंद्र प्रधान खर्च भी नहीं कर पाते शिक्षा का बजट, ये सच्चाई है। तो ऐसे मंत्री को शिक्षा मंत्री बनाया गया है जो शिक्षा बजट खर्च नहीं कर पाता है, और वो मंत्री है। स्किल इंडिया के नाम पर 2015 में बनाया गया स्किल डेवलपमेंट मंत्रालय, जैसे सरकार ने युवाओं के भविष्य का जवाब बताया था। 12 साल पहले शिक्षा और स्वास्थ्य मिलाकर बजट पाता था 6.5%, आज दोनों मिलकर पाते हैं 4.5%, जबकि अकेला हाईवे मंत्रालय 5.8%। क्यों? इसका जवाब कौन देगा? और इसी दबाव का एक और नतीजा सामने आया 2011 से, जब से AISHE यानी ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन रिपोर्ट छपनी शुरू हुई। पहली बार देश में अंडर ग्रेजुएट यानी कॉलेज दाखिले की संख्या घटी है, 93,000 छात्र कम हुए। महाराष्ट्र में यह गिरावट 1.85%, 1,85,000 गिरावट हुई महाराष्ट्र में। उत्तर प्रदेश में 1,53,000 की गिरावट, दिल्ली में करीब 6% दाखिले घटे। दिलचस्प बात यह भी है कि यह रिपोर्ट सामान्य से करीब 2 साल देरी से जारी हुई। तो एक तरफ बजट का हिस्सा गिरा रही है सरकार, दूसरी तरफ कॉलेज दाखिले गिर रहे हैं, और तीसरी तरफ परीक्षा प्रणाली में पेपर लीक जैसे मामले लगातार सामने आ रहे हैं। इन तीनों को एक साथ रखिए तो छात्रों का सड़क पर आना कोई अचानक की घटना नहीं रह जाता, एक तार्किक नतीजा बन जाता है। अब जरा पीछे हटकर पूरी तस्वीर को देखिए। एक छात्र अकेले एक साथ कितने मोर्चों पर लड़ेगा, कितने मोर्चों पर? पहला मोर्चा विधायिका, जिस मंत्री से इस्तीफे की मांग है, संसद का सत्र चल रहा है, लेकिन यह मुद्दा वहां प्राथमिकता नहीं पाया। दूसरा मोर्चा कार्यपालिका, जिस बल पर पैलेट गन चलाने का आरोप है, उसी बल ने घटना से इनकार भी कर दिया, जबकि अस्पताल का अपना रिकॉर्ड कुछ और कहता है। तीसरा मोर्चा न्यायपालिका, एक दिन पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि अदालत को मत घसीटिए, अगले दिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारा समय बर्बाद मत करिए, हमें वीडियो में दिलचस्पी नहीं है। और चौथा मोर्चा, जो सबसे कम दिखता है लेकिन सबसे ज्यादा असर डालता है, मुख्य धारा की पत्रकारिता। जिस दिन राजधानी में पहली बार पैलेट गन का शॉक बैटन का इस्तेमाल हुआ, कितने बड़े न्यूज चैनलों के प्राइम टाइम में ये पहली हेडलाइन थी, ये मैं आप पर छोड़ता हूं, कमेंट में आप लिखिए, आपने ये खबर सबसे पहले कहां देखी? 4 मोर्चे, एक जैसा जवाब, अभी नहीं, इनकार बाद में, हमारे पास समय नहीं है। अब 4 अलग अलग स्वतंत्र संस्थाएं एक ही हफ्ते में लगभग एक जैसी भाषा बोलें, तो ये इत्तेफाक है या पैटर्न? ये फैसला अब आपका है। अब निष्पक्षता के लिए दूसरा पक्ष भी आप सुन लीजिए, जो सरकार चिल्ला चिल्ला कर कह रही है पिछले 2 दिनों से। पुलिस प्रशासन का आधिकारिक पक्ष यह है कि पैलेट के इस्तेमाल के दावे भ्रामक हैं, और भीड़ जब संसद की ओर बढ़ने की कोशिश करती है तो कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बल प्रयोग करना पड़ता है। यह अत्याचार नहीं है, नियंत्रण है। कानूनी विशेषज्ञों का एक तबका यह भी कहता है कि सुप्रीम कोर्ट रोजाना हजारों याचिकाओं का बोझ झेलता है, और मेंशनिंग चरण में हर वीडियो सबूत को तुरंत देखना प्रक्रिया के हिसाब से संभव नहीं है। ये असंवेदनशीलता नहीं, व्यवस्था की सीमा भी हो सकती है। कानून के जानकार के सरकार कहती है कि राजनीतिकरण हो रहा है, लेकिन इस तर्क को डेटा के साथ जांचिए। अगर पैलेट का इस्तेमाल ही नहीं हुआ तो अस्पताल के रिकॉर्ड में दर्ज पैलेट जैसी चोटें और गर्दन में फंसा छर्रा कहां से आया? और अगर ये सिर्फ रूटीन प्रक्रिया थी तो ये ठीक उसी हफ्ते हुआ जब बजट के आंकड़े और एनरोलमेंट में गिरावट दोनों सामने आए। ये सिर्फ संयोग हो सकता है, लेकिन एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर ये सवाल पूछना हक है, और यही सवाल मैं खुला छोड़ रहा हूं। मीडिया के लोग कह रहे हैं कि पत्रकारों को वहां पर पीटा जा रहा है। पत्रकारों को नहीं पीटा जा रहा, माइक आईडीज को पीटा जा रहा है। जिसके पास माइक आईडी है, जिसके माथे पे चस्बा है कि ये सरकार हितैषी मीडिया है, उसको पीटा जा रहा है। बिना माइक आईडी के जो लोग जा रहे हैं उनको नहीं पीटा जा रहा। तो सवाल वही है कि अगर विधायिका सुन नहीं रही, कार्यपालिका इनकार कर रही है, न्यायपालिका के पास समय नहीं है, और मीडिया कैमरा नहीं उठा रहा, तो देश का छात्र जाए तो जाए कहां? 3 ठोस काम आप आज कर सकते हैं। एक तो अपने राज्य के शिक्षा विभाग और केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय पर नजर रखिए, क्योंकि ये भविष्य को हाईजैक करने की योजना है। अगर आपके इलाके में भी परीक्षा या कॉलेज से जुड़ी कोई गड़बड़ी है तो सवाल पूछिए। 2, जो केस अभी अदालत में मेंशन हुआ है वो खारिज नहीं हुआ, सिर्फ टला है। अगली सुनवाई की तारीख जैसे ही तय होगी, हम उस दिन आपके सामने फिर आएंगे उस रिपोर्ट के साथ। इस मामले को हम यही नहीं छोड़ रहे। और 3, अगर आपको लगता है ये सच्चाई और लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो जो इस तरह की तमाम रिपोर्ट्स लोग कर रहे हैं उसको आगे पहुंचाइए। ये जो करंट सिचुएशन है, रोजाना हर
घंटे डेवलप हो रही है। अब इसको विपक्ष बनाम सरकार के चश्मे से देखना मुश्किल है। निराशा आसान है, सवाल पूछना मुश्किल है, लेकिन यही मुश्किल काम है जो व्यवस्था को हिलाता है। और मैं ये कोशिश करता हूँ कम से कम आपको वो फैक्ट, वो आंकड़े मिल सके जो रियल टाइम रिपोर्टिंग से मुश्किल होते हैं। इसके हिडन एजेंडे के तौर पर आप एक और चीज याद रखिए कि जिस शिक्षा मंत्री का इस्तीफा पूरा देश मांग रहा है, उस शिक्षा मंत्री की 2 पुश्तें आरएसएस से जुड़ी रही और ये वफादारी का इनाम है कि 2021 से लेकर और आज तक शिक्षा विभाग का बेड़ा करने के बावजूद भी धर्मेंद्र प्रधान उस कुर्सी पे हैं। क्यों? क्योंकि वो संघ के अगली 1 सदी के एजेंडे को लेकर चल रहे हैं। इस पर जरूर आप सोचिए। ये सिर्फ मोदी के हाथ की बात नहीं है, मोदी के बस की बात नहीं है। बहुत शुक्रिया। ये विचारधारा मेकिंग का कॉन्सेप्ट है, इस पर मैं एक रिपोर्ट अलग से करूंगा। अभी बस आप मुझे यहीं पर इजाजत दीजिए, कल फिर मिलते हैं। बहुत शुक्रिया।